वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डीएलएड 16, 18, 17, 19 की जो परीक्षा किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी थी, उसके लिए स्पेशल परीक्षा का डेट निकल चुका हुआ है जो 30 मार्च से होने वाली है। उसके लिए मैं शुरू में आज कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाल देता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और कल से आपके लिए महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चनों की सीरीज में स्टार्ट करूँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो परीक्षा होंगी आपकी 30 मार्च से जो स्पेशल परीक्षा होने जा रही है उसका गेस क्वेश्चन आपको मिल सकेगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके का परीक्षा में पैटर्न पूछा जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको S1 की जो आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा और जिन लोगों ने नहीं दिया हुआ उन लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि S1 अर्थात जो है कि स्पेशल पेपर फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर का, उसकी परीक्षा का पेपर कैसा आता है आप इसको देखिए। डीएलएड के लिए बेसिस परीक्षा जो 2020 में हुई थी उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह पेपर है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसका पेपर 2 होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं S1 का यह पेपर आपसे जो पूछा गया है यह 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में होता है, 70 नंबर का आपको लिखना है थ्योरी, और इस तरीके से मिलाकर के 100 नंबर का यह पेपर होता है। इसमें कहा गया कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि यह जो प्रश्न पत्र होंगे 2 खंडों में होंगे, खंड क तथा खंड ख में होंगे, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक के जो प्रश्न होते हैं। तीसरा पॉइंट है खंड ए में 1 से लेकर के 12 तक के जो प्रश्न होते हैं वह आपको जो देखने के लिए मिलता है वह शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो कि 75 से 100 शब्दों में लिखना रहता है तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। और वहीं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो होता है वह आपको जो है कि 12 से आगे की ओर खंड ख में होता है, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसको कि लगभग 300 शब्दों में आपको उत्तर देने होते हैं। और इस प्रकार जो है कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर के खंड ए तथा खंड बी में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप। इस प्रकार जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 70 नंबर के। और आगे बढ़ते हैं कि देखिए आपको क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे देखने को मिलेगा। कहा गया कि लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखें। इस खंड में 12 प्रश्न दिए गए हैं तथा परीक्षार्थी किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर मान होते हैं, अर्थात 8 पंचे 40 नंबर का यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है कि यह 8 पंचे 40 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अब कौन सा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 5 अंकों का प्रत्येक प्रश्न, 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है कि वंचना से आप क्या समझते हैं। वंचना से आप क्या समझते हैं, इस तरीके की आपका प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि विविधता हमारी ताकत होनी चाहिए, न कि हमारी असमानता का कारण हो चाहिए। इसके पक्ष में या विपक्ष में अपने तर्क प्रश्न उत्तर से दें। तीसरा प्रश्न यह कहा जाता है कि वर्चस्व से आप क्या समझते हैं। इसमें शिक्षा के समान अवसर कैसे प्रभावित होते हैं। वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, इसी से शिक्षा के समान अवसर कैसे प्रभावित होते हैं। चौथा प्रश्न कहा जाता है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल उन सभी अधिकारों का उल्लेख करें जिनका कि संबंध शिक्षा से होता है। फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल उन सभी अधिकारों का उल्लेख करें जिनका संबंध शिक्षा से होता है। तो प्रश्न नंबर 4 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 5 कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करें। इसी प्रकार 7वां नंबर प्रश्न कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का वाहक है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का वाहक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 कहता है कि बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। इसी प्रकार 9वां प्रश्न कहा जाता है कि शिक्षा में गुणवत्ता से आप क्या समझ सकते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। 10वां प्रश्न है कि पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, इसको भी स्पष्ट करें। 11वां प्रश्न कहता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को संदर्भ में रखना क्यों जरूरी होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को संदर्भ में रखना क्यों जरूरी होता है। 12वां प्रश्न है कि विद्यालय स्तरीय
पाठ्यचर्या का क्या औचित्य है, विद्यालय स्तरीय पाठ्यचर्या का क्या औचित्य है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे, जिनका उत्तर आपको देना था 8 प्रश्नों के उत्तर 12 प्रश्नों में से। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन जो है वह है खंड बी का। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होंगे 200 से 250 शब्दों के बीच में होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे, 10-10 नंबर के प्रश्न होंगे, 10-3 प्रश्नों के उत्तर देने, 30 नंबर इधर हो गया, 40 नंबर खंड ए में हो जाता है। इस प्रकार 70 नंबर का यह प्रश्न होता है। अब कहा जाता है कि समावेशीकरण का लक्ष्य एक समतुल्यात्मक समाज का निर्माण करना है, स्थापना करना है, इसकी विवेचना करें। 13वां नंबर प्रश्न कहता है कि समावेशीकरण का लक्ष्य एक समतुलनात्मक समाज की अध्ययन करना है, इसका अविवेचना करें। 14 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किए गए उपायों की विवेचना भी करना है। 15 नंबर प्रश्न कहा जाता है कि समाज में सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वास्तविक पाठ्यचर्या सचेत और अचेत रूप से विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में आकलन करती है, संदर्भ का आकलन करती है। इस पक्ष और विपक्ष का आप जो है कि अपना तर्क प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों की टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 की टिप्पणी लिखें। नंबर 1 है असमानता का मुख्य आधार। ख होता है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान SCERT। ग होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन का सिद्धांत। और आखिरी होता है वह कि बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र। तो इस प्रकार आपने देखा कि S1 से रिलेटेड आपका किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे और कुछ प्रश्नों के भी आपको मैं उदाहरण देता हूं। अगले वीडियो में अर्थात जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आपके लिए स्पेशल परीक्षा जो 30 मार्च से होने वाली है, उसके लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैं गेस्ट लेकर के आऊँगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आप गेस्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब दूसरा पेपर S3 का आपको मैं लेकर के अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तीसरा पेपर यह है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विशेष 2020 में जो परीक्षा हुई थी, विद्यालय की समझ व कक्षा का प्रबंधन, विद्यालय की समझ और कक्षा का प्रबंधन, इसके प्रश्न का भी क्वेश्चन जो है वह 70 नंबर का यह पेपर है, जिसमें आप देख रहे हैं 70 नंबर के पेपर को किस तरीके से हमें तैयार करना है। अभी आपने देखा है पेपर S1 के बारे में। अब इसका भी मैं बता दूं, यह 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर का पेपर जो 30 नंबर का जो मार्क्स है वह महाविद्यालय के द्वारा आपको असाइनमेंट या अन्य किसी गतिविधियों के माध्यम से दिया जाता है। 70 नंबर का यह जो प्रश्न है, 70 नंबर का यह जो क्वेश्चन पेपर है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। अभी आप आगे समझेंगे क्या है। कहा गया है कि नंबर 1 में परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखें। नंबर 2 में कहा गया कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बांटा गया, खंड ए तथा खंड बी है। खंड ए में आपको जो 12 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि 5-5 नंबर के होंगे, अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा। लगभग 100 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 8×5 40 नंबर का खंड ए से प्रश्न आता है। फिर यहाँ पर खंड बी है। खंड बी में आप देखते हैं कि 250 शब्दों में इस प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और ख़ास करके यह जो होगा खंड बी जो होगा, यह 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न के 3 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न के माफ़ करेंगे 10 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, अर्थात 30 नंबर के होंगे, जो कि लॉन्ग टाइप ऐसे रहते हैं, अर्थात लगभग 300 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 40 और 30 70 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्नों को किस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न क्या होते हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा कि प्रश्नों को कैसे हमें तैयार करना है। खंड ए में आपको जैसा कि मैंने बताया कि 8 प्रश्न देने हैं, 5-5 अंक, अर्थात 40 नंबर के पेपर होते हैं खंड ए में से। और उसके बाद खंड बी 30 नंबर का होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। विद्यालय संचालन, पहला प्रश्न है कि विद्यालय संचालन में किन संसाधनों का उपयोग आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि विद्यालय में उत्तम प्रबंधन के लिए प्रधानाध्यापक में किन किन गुणों का होना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 3 कहा जाता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विद्यालयों में आपदा प्रबंधन से बच्चों में परिचित कराया जाना चाहिए। इस पर आप अपने तर्क को लिखें। प्रश्न नंबर
4 कहता है कि ICT के उपयोग में विद्यालयों में क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। 5वां प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा क्या है, यह क्यों प्रासंगिक है। 6वां प्रश्न कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि बताइए और इसके महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करिए। 7वां प्रश्न कहा जाता है कि अब शिक्षकों की भूमिका वर्ग कक्षा में बदल गई है कैसे। अब शिक्षकों की भूमिका वर्ग शिक्षा में बदल गई है कैसे। अब 8वां प्रश्न कहता है कि विद्यालय की भौतिक संरचनाओं में भी सृजनशीलता छुपी हुई है, कथन की पक्ष में तर्क दीजिए। विद्यालय की भौतिक संरचनाओं में भी सृजनात्मकता छुपी हुई होती है, कथन के पक्ष में अपने तर्क को प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि शिक्षक की अस्मिता उसके व्यक्तिगत क्रियाकलापों से प्रभावित होती है, इसकी आप क्या समझते हैं, आप सहमत हैं। शिक्षक की अस्मिता उसके व्यक्तिगत क्रियाकलापों से प्रभावित होती है, क्या आप सहमत हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि क्या किसी गैर सरकारी संगठन की गतिविधि आपके विद्यालय तक पहुंची है। क्या किसी गैर सरकारी संगठन की गतिविधि आपके विद्यालय तक पहुंची है, यदि हाँ तो उसका वर्णन करें। 11वां प्रश्न कहता है कि समितिक बाल विकास योजना क्या है, इस विद्यालयों को कैसे प्रभावित करता है, यह विद्यालयों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर आपको लिखना है। 12वां कहता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा का शिक्षक के हित में कार्य करती है, अर्थात SCERT जो है शिक्षा और शिक्षक के हित में कार्य करती है, यह आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जाता है कि दीर्घकालीन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 200 से 250 अर्थात 300 शब्दों के आसपास में दिया जाना है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि विद्यालय प्रबंधन की संरचना में कौन कौन से तत्व हैं, विश्लेषण करते हुए उसकी उपयोगिता बताएं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने स्थापना काल से ही शिक्षा और शिक्षकों को प्रभावित करता रहा है, इन कार्य के आलोक में उक्त कथन की विवेचना करें। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनसे विद्यालयों में बदलाव आवश्यक हो गया है, वर्णन करिए। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि विद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रखंड संसाधन एवं संकुल संसाधन केंद्रों की भूमिका का वर्णन करें, कुछ उदाहरणों से इस पर स्पष्ट करें। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, प्रश्न संख्या 17 कहता है जिस पर टिप्पणी लिखना है, तो पहला कहा जा गया है न्यूपा, दूसरा कहा गया है BEPC के उद्देश्यों एवं कार्य, ग कहा गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण तथा घ कहा गया विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्नों में से कैसे 2 खंडों में बांट दिया गया है, जिसमें 40 और 30 का रेशियो है। उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न आपको S3 का दिया गया है, आप इस पैटर्न को समझते हुए समझ सकते हैं कि किस तरीके की परीक्षा आप में प्रश्न आपके आने वाले हैं और कैसे आपको तैयारी करने हैं। विशेष एक और प्रश्न के जो आपके पास प्रीवियस का क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि और आप इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ 1, 3 और 6ठा जो आपका 6 पेपर है, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, अर्थात जो आपका पेडागोजिकल पेपर है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है। पेपर 2 का वह है कि इंग्लिश का पेपर है, जिस पर कि हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह भी 70 नंबर का पेपर है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि 70 नंबर के जो भी प्रश्न पेपर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो जाता है आपको 40 नंबर का, जो कि सेक्शन ए होता है, जिसमें कि 12 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न में जो है कि आप 5 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे तो 8 पंचे 40 नंबर, तथा खंड बी में इसी चीज़ को दूसरे भाग में बांट दिया, लॉन्ग टाइप प्रश्न के जैसा भर दिया गया है, जिसमें कि 10 प्रश्नों के उत्तर देने 10 अंकों के 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात 30 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर के फर्स्ट सेक्शन में से आपको 8 प्रश्न और दूसरे सेक्शन में से 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जो कि 70 नंबर के होते हैं। खंड ए से लेकर के आपको 200 शब्दों में तथा खंड बी से 300 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस बातों को समझ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह इंग्लिश का पेपर है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश में बताऊंगा। कृपया ध्यान से समझिए। दोबारा यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को लिख करके दे सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। कोई चलिए प्रश्न को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सेक्शन ए कहता है कि आंसर्स ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर टू बी गिवन इन द अबाउट द 75 to 100 वर्ड्स ईच।
There are the 12 questions in this section. Answer any 8 questions. All questions carry equal marks. Each questions carries 5 marks. आप समझ ही गए होंगे कि सभी प्रश्न आपको समान वैल्यू रखते हैं, इसीलिए 8 प्रश्न जो दिए जा रहे हैं इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है, अर्थात 40 नंबर का यह प्रश्न का उत्तर करना है। प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशंस। नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द इंडक्टिव अप्रोचेज ऑफ द ग्रामर टीचिंग। थर्ड कहता है कि व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द मटेरियल इवेल्युएशन। लिस्ट एट लीस्ट 4 ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग थ्रू द कम्युनिकेशंस। नंबर 5 है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर द associated with the effective teaching of the English। 6th question है कि what do you mean by the functional grammar clear। उसके बाद है clarify। 7th नंबर है कि differentiate between the nation of correctness and the nation of appropriateness। question number 8 what is the importance of the cumulative assessment। question number 9 how can drama is helpful to enhancing the vocabulary of the learners। question number 10 how can you use this reducing the writing eligibility for learners in each prose। question number 11 है कि what are the objective of the English languages teaching अर्थात ELT learning। एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आखिरी क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेजेज। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग्स। ये हो गए आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो होंगे उसके बारे में आप सुनिएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। Long answer questions are to be answered in about the 200 to 250 words each. There are the 5 questions in this section. Answer any 3 questions. All questions carrying the equal marks. Each questions each of the 10 marks. Question number 13 is here. What is the difference between the assessment and the evaluation? Illustrate your answer with the suitable examples. Question number 14. What are the principles of the effective English teaching? What are the principles of the effective English teaching? Explained with the suitable examples. Question number 15. What are the difference between the linguistics content competence and the communicative competence? So the difference between the help of and examples। 16 नंबर प्रश्न कहता है make a learning plan for any lesson from an elementary level English textbook। And the last question and 17th question is that discuss the main characteristics of the cognitive perspectives on the language learning। So in this way you have seen that the total number of 17 we have discussed here। Here the questions are given in the 2 sections. First section is the 12 questions and the rest questions are in the 17 questions, and during this 17 and first section A and section B questions you all have to write here the 70 marks questions and 30 marks questions will be given by your college। I hope that your preparation is good and you have given me potent time to watch this video and this channel। I hope that you will subscribe my channel, you will share with your friends, and you will give me some comments। By these comments I can improve my quality and quantity and my devotion for this video। I am very thankful to you that you have given me important time for watching my video and this channel, and thank you lots of and best of luck you all of your students। We will meet here again in another video and at the with your problems। Till then, namaskar, jai hind।